बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने इसी चैप्टर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस की हैं और रिव्यू एक्सरसाइजेस में हमने एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी हम इसी चैप्टर के थिंक टैंक करने वाले हैं। तो थिंक टैंक का पहला सवाल है, सवाल नंबर 14, what type of elements have the highest ionization energies and what types of element have the lowest ionization energies? Argue. किस किस्म के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और किस किस्म के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दलील देना है इस पे। तो अभी हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं और उसके अंदर देख लेते हैं कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज वाले एलिमेंट्स की लोकेशन क्या है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज वाले एलिमेंट्स की लोकेशन क्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं एलिमेंट्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का शेप ड्रा कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल का शेप कुछ इस तरह से होता है। टेबल में 7 पीरियड होते हैं। तो ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ तक पीरियोडिक टेबल के 7 पीरियड्स हो जाएंगे। इधर आ जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और ये रहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये रहे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 1 है और इधर दूसरी एक्सट्रीम पे ग्रुप नंबर 18 है। ग्रुप नंबर 1 में अल्कलाई मेटल्स पाए जाते हैं। अल्कलाई मेटल्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ग्रुप नंबर 18 में नोबल गैसेस पाई जाती हैं और नोबल गैसेस होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडोन। तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके रीजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगी। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS1, यानी इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। और ग्रुप नंबर 18 के जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2, जो कि सिर्फ हीलियम की है। हीलियम के अंदर जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनका ऑक्टेट पूरा है। और जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों, यानी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करे, तो वो बहुत स्टेबल होता है, वो एलिमेंट बहुत स्टेबल होता है। तो जब एलिमेंट स्टेबल है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब तो यही होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये लेट्स सपोज कोई भी एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। चूंकि ये स्टेबल है, इनका ऑक्टेट पूरा है, इस वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। अव्वल तो ये इलेक्ट्रॉन को निकालते नहीं हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़े तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होगी। और इधर अगर आप देखें तो इसका आउटर मोस्ट शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर देगा। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना निहायत आसान है, जिसकी वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। तो इस सवाल का जवाब इस तरह से लिखेंगे, नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 8A, नोबल गैसेस के ग्रुप को ग्रुप 8A या फिर ग्रुप 18 कहा जाता है, have the highest ionization energies because they have complete outermost shell, follows octet or डुप्लेट रूल। हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बाकी की जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं। Therefore, it is difficult to remove an electron from their outermost shell। चूंकि नोबल गैसेस ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करती हैं, इस वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड, अल्कलाई मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 1A में पाए जाते हैं, या फिर इनको ग्रुप 1 इस तरह से जाहिर किया जाता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैव ग्रेटर साइज, देयरफॉर अल्कलाई मेटल्स हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। एक तो इनका साइज ज्यादा है
और दूसरा इनकी जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है उसमें आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। सवाल नंबर 15 जिसका पार्ट ए है, two atoms have electronic configuration 1s2 2s2 2p6 and 1s2 2s2 2p6 3s1. The ionization energy of one is 2080 kilojoule per mole and that of the other is 496 kilojoule per mole. Match each ionization energies with one of the given electronic configuration. Give the reason for your choice. यानी इस सवाल में हमें दो किस्म के एटम्स दिए हुए हैं और एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज बताई हुई हैं। एक की आयनाइजेशन एनर्जी 2080 किलो जूल पर मोल है और दूसरे की आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल है। हमें बताना है कि कौन सी वाली आयनाइजेशन एनर्जी किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करती है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो इधर हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। जिस एटम की ऑक्टेट पूरा है यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब जो एटम ए है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो दूसरा शेल बन रहा है इसके अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। चूंकि इसका ऑक्टेट पूरा है और इसके अंदर से अभी इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से ज्यादा वाली होगी। 2080 किलो जूल पर मोल इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करती है। और जो एटम बी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल में 8 है और जो तीसरे शेल है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकल कर आती है 496 किलो जूल पर मोल। यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी चूंकि इसके इस आखिरी वाले शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो इसका आंसर लिखेंगे नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18A हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज बिकॉज दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल फॉलोज ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट होता है यानी कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। इस वजह से इनके आखिरी शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। देयरफॉर इन दिस केस द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी 2080 किलो जूल पर मोल। चूंकि इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है इस वजह से ये ज्यादा वाली आयनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैच करती है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 जो कि सोडियम की बन रही है shows the alkali metal group 1A element. Alkali metal have the greater size. alkali metal का एक तो साइज बड़ा है। Therefore the alkali metal have lowest ionization energies. Therefore in this case the value of ionization energy will be 496 किलो जूल पर मोल। फिर इसी सवाल का दूसरा पार्ट है यूज द सेकेंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 ग्रुप 2 ग्रुप 17 टू जज दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज सेम एज द ग्रुप नंबर। हमने 3 ग्रुप्स को देखना है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 17। इनके सेकेंड मेंबर को हमने देखना है और हमें जज करना है कि वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे ग्रुप नंबर के साथ मैच करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो ग्रुप नंबर के बराबर होती है। अगर वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एलिमेंट जो है वो ग्रुप नंबर 2 में पाया जाएगा और अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो वो एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 में पाया जाएगा। तो हम सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 17 के जो सेकेंड एलिमेंट है उसको देख लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 के ये एलिमेंट्स रहे। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स बन रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अब ग्रुप 1 का सेकेंड मेंबर बन रहा है लिथियम, ग्रुप नंबर 2 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो मैग्नीशियम बन रहा है और ग्रुप नंबर 17 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्लोरीन बन रहा है। तो सबसे पहले हम इन तीनों एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। लिथियम ग्रुप 1 का बन रहा है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। ग्रुप नंबर 2 का जो सेकेंड एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और ग्रुप नंबर 17 का सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन
जिसके एटॉमिक नंबर होता है 17। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो लिथियम होगा 1s2 2s2, मैग्नीशियम होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। लिथियम के केस में आउटर मोस्ट जो शेल है वो ये है। मैग्नीशियम के केस में आउटर मोस्ट शेल नंबर 3 है और क्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल जो है वो शेल नंबर 3 बन रहा है। अब लिथियम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लिथियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनको लिख लेते हैं। मैग्नीशियम के लिथियम के जो 2s ऑर्बिटल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 बन रहे हैं। मैग्नीशियम के केस में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और जो क्लोरीन है उसके केस में 5 और 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चूंकि इसके अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करेगा। मैग्नीशियम के अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और ये ग्रुप नंबर 2 को बिलोंग कर रहा है। और क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये ग्रुप नंबर 17 या इसको दूसरे अल्फाज में ग्रुप 7a भी कहा जाता है। एक रोमन में ग्रुप्स की नंबरिंग होती है और एक अरेबिक न्यूमरल में होती है। अगर इसको रोमन में करें तो ये ग्रुप नंबर 1a बनेगा और ये बनेगा ग्रुप नंबर 2a। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोमन नंबरिंग के साथ मैच करते हैं। 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ग्रुप नंबर 7a। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे। Second member of group 1 is lithium. Valence shell configuration of lithium is 2s1. Here the valence electron of lithium is 1. Therefore, the group number of is also 1. Valence electrons 1 है तो group number भी 1 होगा। Second member of group 2 is magnesium. Valence shell configuration of magnesium is 3s2. Here the valence electron of magnesium are 2. Therefore, its group number will also be 2. मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 बन रहे हैं तो इसका ग्रुप नंबर भी 2 ही होगा। अब सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप 17 इज क्लोरीन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 3s2 3p5। हियर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आर 2 + 5 7। देयरफॉर इट्स ग्रुप नंबर इज आल्सो 17। 17 इसका अरेबिक न्यूमरल में ग्रुप नंबर बन रहा है और रोमन में अगर हम देखें तो ये ग्रुप नंबर 7a कहलाता है। इस सवाल का पार्ट 3 है। लेटर A B C D E F इंडिकेट्स द एलिमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में ये पीरियोडिक टेबल का डायग्राम बताया हुआ है और इसके अंदर इन एलिमेंट्स को रखा गया है। जो एलिमेंट A है इसको ग्रुप नंबर 1 के अंदर रखा गया है, एलिमेंट D को ग्रुप 2 के अंदर रखा गया है और इसी तरह बाकी के जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर इन एलिमेंट्स को रखा गया है। और इसके बारे में हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, हमें इन सवालों का जवाब देना है। तो सबसे पहले हम इस पीरियोडिक टेबल को समझ लेते हैं। तो ये मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया है जैसे किताब पर बनाया हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें पीरियड कौन कौन से हैं और ग्रुप कौन कौन से हैं। तो हम इस पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स और ग्रुप्स देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। ये पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये पीरियड्स कहलाती हैं और ये 7 हैं पीरियोडिक टेबल में। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये इनको ग्रुप्स कहा जाता है। और टोटल जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप्स की 2 तरह की नंबरिंग होती है, एक अरेबिक न्यूमरल में और एक रोमन न्यूमरल में। अरेबिक न्यूमरल में अगर हम करें तो ये होगा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 है ये, और ये दरमियान वाले जितने भी सारे ग्रुप्स हैं ये 10 हैं। 10 ग्रुप्स ये हो गए। और यहाँ से फिर होगा ग्रुप नंबर 13, ये है ग्रुप नंबर 14, ये नीचे, दिस इज ग्रुप नंबर 15, दिस इज ग्रुप नंबर 16, दिस इज ग्रुप नंबर 17 और ये रहा ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 1 को ग्रुप 1A भी कहा जाता है।
और ग्रुप 2 को ग्रुप 2A कहा जाता है। ये रहेगा ग्रुप नंबर 3A। दरमियान वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको ग्रुप बी के अंदर रखा गया है, ये बी वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये रहा ग्रुप नंबर 4A, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप नंबर 8A। ये रहे ग्रुप्स। अब तीसरी चीज जो हमें इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। जो ग्रुप नंबर 1 है इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2, यानी इनका आखिरी जो ऑर्बिटल है वो S होता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 13 की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है NS2 NP1। ग्रुप 14 की होगी NS2 NP2। ग्रुप 15 NS2 NP3 NS2 NP4। ग्रुप नंबर 17 की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी NS2 NP5 और ग्रुप 18 की होगी NS2 NP6, यानी इनका ऑक्टेट पूरा होगा। अब ये 3 किस्म की इंफॉर्मेशन इस पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें पता चल गई है। अब इसके बाद हम इन सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। जो पहला सवाल हमसे पूछा गया है वो है विच एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड। सेम पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड कहलाती हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये पीरियड नंबर 3 बन रहा है और इस पीरियड में A और B पाए जाते हैं। और ये रहा पीरियड नंबर 4 जिसके अंदर D और E पाए जाते हैं। तो इस पहले सवाल का जवाब लिखेंगे एलिमेंट्स A एंड B आर इन द सेम पीरियड आई पीरियड नंबर 3। एलिमेंट्स D एंड E आर इन द सेम पीरियड्स आई पीरियड नंबर 4। फिर दूसरा सवाल है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट D। एलिमेंट D की हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो अभी मैंने आपको ये पीरियोडिक टेबल के अंदर ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एवरी ग्रुप बताया है। एलिमेंट D जो है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 के अंदर पाया जाता है और ग्रुप 2 की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है NS2। तो एलिमेंट D की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी NS2। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे द एलिमेंट D lies in group 2A, therefore the valence shell configuration is 4s2। the name of the element is calcium। अब चूंकि ये पीरियड नंबर 4 के अंदर पाया जाता है तो इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वो 4 होगी। तो इसकी जो पर्टिकुलर D जो एलिमेंट है इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 4s2। ये ऊपर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है और D एलिमेंट की स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2। फिर तीसरा सवाल है विच एलिमेंट्स आर द मेटल। कौन से एलिमेंट्स मेटल हैं? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल कहलाते हैं। ये तो इसका जवाब लिखेंगे एलिमेंट A एंड D are the metals because group 1 represents alkali metals and group 2 represents alkaline earth metal। अब ग्रुप नंबर 1 में एलिमेंट A बन रहा है और ग्रुप नंबर 2 में एलिमेंट D बन रहा है। तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं ये मेटल्स कहलाएंगे। सवाल नंबर 3 है विच एलिमेंट्स आर द मेटल। तो मेटल जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर पाए जाते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को अल्कलीन अर्थ मेटल कहा जाता है। ग्रुप 1 के अंदर एलिमेंट A है और ग्रुप नंबर 2 के अंदर एलिमेंट D है। तो ये दो एलिमेंट्स मेटल कहलाएंगे। Element A which is present in group 1A and element D which is present in group 2A are the metals because the elements of one group represents alkali metals and elements of group number 2A represents alkaline earth metals। तो अगला सवाल है विच एलिमेंट्स कैन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा? तो ये हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। एटम अपने आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ही लॉस करता है। तो जिस एटम के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। तो अगर हम इन ग्रुप्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये ग्रुप नंबर 2A का जो एलिमेंट्स है इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। The element D which is present in group 2A can lose 2 electrons because element D contains 2 electrons in its valence shell।
फिर अगला सवाल है इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट, एलिमेंट ई कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसी पीरियोडिक टेबल को देखें तो एलिमेंट ई जो है वो ग्रुप नंबर 5A है, या ग्रुप नंबर 15 के अंदर आ रहा है। तो इसका जवाब लिखें एलिमेंट ई इज प्रेजेंट इन ग्रुप 5A एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट इज आर्सेनिक, और इसका एब्रिविएशन होता है AS। अगला सवाल है विच ऑफ द एलिमेंट इज हैलोजन, कौन सा एलिमेंट हैलोजन कहलाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ग्रुप नंबर 7A या ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये हैलोजेंस कहलाते हैं। ग्रुप 7A या ग्रुप 17 के अंदर एलिमेंट F पाया जाता है तो ये हैलोजन कहलाएगा। Element F is halogen because it lies in group 7A. The name of the element is iodine. अगर हम इस ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स लिखें तो पहला एलिमेंट होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर इधर आ जाएगा ब्रोमीन, और ये F पे जो एलिमेंट बन रहा है वो आयोडीन है। फिर अगला सवाल है विच एलिमेंट विल फॉर्म डाई पॉजिटिव कैटाइन, कौन सा एलिमेंट डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाएगा। तो डाई पॉजिटिव कैटाइन तभी बनता है जब कोई एलिमेंट लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एलिमेंट्स अपने आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को ही लॉस करते हैं। जिस एलिमेंट के आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वही 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा। तो अगर हम इन ग्रुप्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ग्रुप नंबर 2A के जो एलिमेंट्स है इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन बन रही है NS2, यानी इसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके डाई पॉजिटिव कैटाइन बनाएगा। द एलिमेंट D, और इस ग्रुप के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, एलिमेंट D। The element D form dipositive cation because it lies in group 2A and can lose 2 electrons. अगला सवाल है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट E। एलिमेंट E की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एलिमेंट E पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर पाया जाता है। तो ये है रहा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 के अंदर एलिमेंट E पाया जाता है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स में आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। E की जगह पर जो एलिमेंट बन रहा है वो आर्सेनिक कहलाएगा। तो हमसे आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी गई है। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33। इन 33 इलेक्ट्रॉन्स की हमें कन्फिग्रेशन करनी होगी। As the element E lies in group 5A and the name of the element is arsenic, the atomic number of arsenic is 33. The electronic configuration of arsenic will be, एटॉमिक नंबर इसका 33 है, यानी इसके अंदर 33 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इन 33 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये होगी 1s2, 2s2, 2b6, 3s2, 3b6, 3d10, 4s2 और 4b3। अब यहाँ तक इसके 33 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। फिर अगला सवाल है विच 2 एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, कौन से 2 एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ पर हमसे आयोनिक बॉन्ड के बारे में पूछा गया है कि कौन से 2 एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड बना सकते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए कोई एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन को ही गेन करेगा। अगर हम इधर देखें तो ग्रुप नंबर 1A के अंदर एलिमेंट A मौजूद है। एलिमेंट A के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो NS1 है, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट देखना होगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। ग्रुप 7A या 17 के जो एलिमेंट्स हैं इनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके यानी उनके साथ आयोनिक बॉन्ड बनाकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो ये एलिमेंट A एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इट विल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ग्रुप 7A का जो एलिमेंट है F, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इसकी कन्फिग्रेशन थी NS1 और इसकी कन्फिग्रेशन थी NS2 NP5। इलेक्ट्रॉन को जब इसने लॉस किया तो इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी NS0 और इसकी हो जाएगी NS2 NP6, यानी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लग जाएगा। तो एलिमेंट A और F जो है ये आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने के बाद इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम D को देखें, एलिमेंट D को,
तो एलिमेंट डी की कॉन्फ़िगरेशन है NS2, यानी इसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की सलाहियत है। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? तो एलिमेंट सी जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। एलिमेंट डी जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा और एलिमेंट सी इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और डी के ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आएगा और सी के ऊपर डाई नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और इन दोनों के दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो एलिमेंट ए और एफ एंड एलिमेंट डी सी आपस में आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे एलिमेंट्स ए एंड एफ, डी एंड सी कैन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स बिकॉज एलिमेंट ए बिलोंग टू द ग्रुप 1A, एलिमेंट डी बिलोंग टू द ग्रुप 2A. Group 1A and Group 2A can lose electrons in their valence shell easily due to the low ionization energy. जैसा कि अभी आपको बताया है कि ग्रुप 1A के एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। Whereas the elements C and F belong to the group 6A and 7A respectively. ग्रुप 6A के एलिमेंट्स को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे और ग्रुप 7A के एलिमेंट ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे। ग्रुप 6A और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स जो हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अगला सवाल है जे, कैन एलिमेंट C फॉर्म C2 मॉलिक्यूल इंटरप्रीट? क्या एलिमेंट C C2 का मॉलिक्यूल बना सकता है? और अगर बना सकता है तो इसको इंटरप्रीट करना है। एलिमेंट C की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है NS2NP4, यानी इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एलिमेंट C है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला लिखें तो आखिरी शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पेयर की फॉर्म में जाहिर करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सिंगल रखेंगे। अब ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बॉन्ड बनाएगा तो इसके जैसा दूसरा एटम इसके सामने आएगा, उसके आखिरी शेल के अंदर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोन पेयर की फॉर्म में होंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। तो ये अगर ऐसे 2 बॉन्ड बन जाएंगे इन 2 एलिमेंट्स के दरम्यान में तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अब दोनों को बिलोंग करेंगे। इसका भी ऑक्टेट ऐसे पूरा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यस, एलिमेंट C कैन फॉर्म C2। एलिमेंट C जो है ये C2 का मॉलिक्यूल बना सकता है। और जो एलिमेंट C है इस पीरियोडिक टेबल में ये ऑक्सीजन की जगह है। यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन का इस तरह का मॉलिक्यूल बन सकता है जिसमें दोनों ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं और इन दोनों ऑक्सीजन के दरम्यान में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए होते हैं। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे यस, एलिमेंट C कैन फॉर्म C2 मॉलिक्यूल। इन दिस केस C बिलोंग्स टू द ग्रुप 6A। The name of the element is oxygen. The molecule of oxygen is represented by O2, where there is a double bond between the 2 oxygen atoms. अगला सवाल है which element can form covalent bond? कौन सा एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? तो इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं ये अपने जैसे एटम्स के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ग्रुप 16 का एलिमेंट C है और ग्रुप 17 का एलिमेंट जो है वो F बन रहा है। तो यहाँ पर हम ग्रुप 6A या फिर ग्रुप 16 का एलिमेंट जो है देख रहे हैं जो कि है C है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसके आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से जाहिर किया जाएगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लोन पेयर ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अनपेयर्ड होंगे। इसी तरह दूसरा एटम इसके करीब आएगा तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से ये इन 2 एटम्स के दरम्यान में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे और ये C जो है ये एटम ऑक्सीजन का है
और ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरम्यान में इस तरह से दो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा जो ग्रुप नंबर 7A है या ग्रुप नंबर 17 उसका एलिमेंट है F। तो इस एटम F के जो आखिरी शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर की फॉर्म में होंगे और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। इसी तरह दूसरा एटम होगा, उसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह लोन पेयर की फॉर्म में होंगे। एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दोनों एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। और जो F एलिमेंट है ये आयोडीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आयोडीन का इस तरह से मॉलिक्यूल नेचर के अंदर पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे एलिमेंट C and F can form covalent bonds. Element C belongs to the group 6A and the name of the element is oxygen. Oxygen form double covalent bond. Element F belong to the group 7A and the name of the element is iodine. Iodine forms single covalent bond. अगला सवाल है इज एलिमेंट F a metal or non metal? ये जो एलिमेंट F है इसके बारे में पूछा गया है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो ये वाला जो जगह है पीरियोडिक टेबल में ये नॉन मेटल्स का है। तो एलिमेंट F जो है ये नॉन मेटल कहलाएगा। द एलिमेंट F belong to the group 7A and the name of the element is iodine. Iodine forms single covalent bond. सवाल नंबर 16 है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ये 4 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई हुई है। विच ऑफ दीज एलिमेंट इज एन अल्कली मेटल, एन अल्कलीन अर्थ मेटल, अ नोबल गैस एंड हैलोजन। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी वाली कन्फिग्रेशन जो है अल्कली मेटल्स की है, कौन सी अल्कलीन अर्थ मेटल की है और कौन सी नोबल गैस की है, और इसके अलावा हैलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS1। N जो है कोई सा भी शेल हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और S इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1, यानी इसका आखिरी ऑर्बिटल जो है वो S है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये कन्फिग्रेशन जो है ये अल्कली मेटल को जाहिर करती है। 1s2 and 2s1 is the electronic configuration of alkali metal because the element has one electron in its valence shell. ग्रुप नंबर 1A का एलिमेंट है। The name of the element is lithium. लिथियम के अंदर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। इस कन्फिग्रेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कन्फिग्रेशन जो है ये लिथियम की है खास तौर पर। फिर अल्कलीन अर्थ मेटल की जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2, यानी इनका आखिरी शेल कोई सा भी होगा, N कुछ भी हो सकता है 1 2 3, और जो आखिरी ऑर्बिटल है वो S है और उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस कन्फिग्रेशन में आखिरी ऑर्बिटल S बन रहा है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये अल्कलीन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। This is the electronic configuration of alkaline earth metal because the element has 2 electrons in its valence shell. The name of the element is magnesium. और ये खास तौर पर मैग्नीशियम की कन्फिग्रेशन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है इस कन्फिग्रेशन में। फिर अगला नोबल गैस की कन्फिग्रेशन होती है NS2, जो कि सिर्फ हीलियम की है। हीलियम के अलावा बाकी जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP6। तो ये 1s2 कन्फिग्रेशन हमें यहाँ पर पूछी गई है। 1s2 1s2 is the electronic configuration of noble gas because the element has 2 electrons in its valence shell. The name of the element is helium. हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पर ये कन्फिग्रेशन जो है ये खास तौर पर हीलियम की है। फिर अगला हैलोजन है। हैलोजन की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होती है NS2 NP5। तो ये वाली जो कन्फिग्रेशन है ये है NS2 और NP5 is the electronic configuration of halogen because the element has 2 + 5 = 7 electron in its valence shell. The name of the element is fluorine. ये खास तौर पर फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन बन रही है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इस कन्फिग्रेशन में 9 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया है। सवाल नंबर 17 है आर्ग्यू दैट इन विच रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड द एलिमेंट्स with relatively high ionization energies and low ionization energies. अभी जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था ये पीरियोडिक टेबल है और इसका जो ग्रुप नंबर 1 है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है। और जो ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस जिनको कहा जाता है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट पूरा होता है। इस सवाल के जवाब में हमें लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स की लोकेशन बतानी है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स की लोकेशन बतानी है विद इन द पीरियोडिक टेबल।
सबसे पहले हम देख लेते हैं हाई आयनाइजेशन एनर्जीज वाले एलिमेंट्स। नोबल गैसेस ग्रुप 8A हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज बिकॉज दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट shells, follows octet and duplet rule. Therefore, it is difficult to remove electrons from their outermost shell. चूंकि नोबल गैसेस ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। Therefore, the elements in the upper right of the periodic table have the highest ionization energies और ये नोबल गैसेस कहलाती हैं, पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। और लो आयनाइजेशन एनर्जीज वाले एलिमेंट्स ऑन द अदर हैंड अल्कलाई मेटल्स जो कि ग्रुप 1A के अंदर पाए जाते हैं हैव ग्रेटर साइज, देयरफॉर द अल्कलाई मेटल्स हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देयरफॉर द एलिमेंट्स इन द अपर लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज और ये एलिमेंट्स अल्कलाई मेटल्स कहलाते हैं और ये एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के थिंक टैंक के सारे सवाल। इसके बाद हम यूनिट नंबर 5 यानी केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे।